हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया मौजूद हैं। इंडिया के बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स में से एक। काफ़ी पैसा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, पहले जब म्यूचुअल फंड में थे तब, और अब जब ये अपना पीएमएस और एआईएफ चला रहे हैं, दोनों में उसमें काफ़ी पैसा इन्होंने अपनी एआईएफ में जनरेट किया है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ मार्केट में कल बजट एक साइड शो बनकर रह गया, क्योंकि एक मार्केट को बड़ी चिंता सता रही है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में और वहां पर क्या हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है बजट को लेकर खास तौर से, और किस तरीके का रिएक्शन आपको लगता है कि मार्केट को एक्चुअली दिखाना चाहिए प्योरली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड मॉर्निंग अनुज, आपकी टीम को और सीएनबीसी आवाज के सब दर्शकों को। आपने सही कहा। आई थिंक बजट थोड़ा सा एक ओवर शेडो हो गया बिकॉज ऑफ नॉन फंडामेंटल रीजन। लेकिन अगर आप बजट देखिए तो बहुत ही एक पॉजिटिव और एकदम बैलेंस बजट था। हम इसको कहते हैं कि चार ऐसे, उसमें से एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया है। एक तो बहुत ही सिंपल बजट था, बहुत ही शॉर्ट बजट था। कोई इसमें लंबी चौड़ी कोई खाली अनाउंसमेंट्स के ऊपर ही फोकस था। स्ट्रक्चरली बहुत ही अच्छे इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए और स्माइलिंग बजट था थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद तो ऑब्वियसली नॉन फंडामेंटल रीजन जिसे हम सब जानते हैं, उसकी वजह से बाजार ऊपर नीचे हो गया। बट अगर आप बजट को मानी, काफी चर्चा हो चुकी है बजट पे, तो मैं ज्यादा पे समय नहीं लूंगा। बट जो डर था कैपिटल गेन का, उसमें कुछ नहीं आया। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड सभी को इनकम टैक्स में रियायत मिली है, छोटे से छोटे इंडियन को और एचएनआईज को, सबको रियायत मिली है। तो उससे कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लीजिए, पर्टिकुलरली रेलवे में, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो बातें कही गई है, दैट 10, 15, 20 साल के लिए, जो इकोनॉमिक सर्वे और हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी बजट के एक दिन पहले, आई थिंक आई वुड से दैट इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव बजट। और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जरूर आएगा बाजार में। आई थिंक वंस थिंग स्टेबलाइज आपको दिखेगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट। एटलीस्ट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा व्यू है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 6.5% जो अभी लास्ट ईयर के लिए था, ये बजट के वजह से इसमें कम से कम ½ % और इजाफा हो सकता है। और जो नंबर प्रेजेंट करेंगे बजट में वो बहुत रियलिस्टिक है। इनफैक्ट हमें लगता है कि वी विल एक्सीड द प्रोजेक्शन एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न। जैसे पीएसयू से डिविडेंड सिर्फ 43-44,000 करोड़ का है। आई थिंक उससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, स्पेसिफिकली बैंक से। और इवन डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बहुत ही छोटा है। और टैक्स कलेक्शन भी सिर्फ 11-12% का हमने ग्रोथ रेट पकड़ा है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो बहुत ही रियलिस्टिक और प्रोग्रेसिव बजट। रियलिस्टिक और प्रोग्रेसिव बजट। एक सेक्टर जहां थोड़ी निराशा हुई सुनील जी, वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। और ख़ासतौर से पोस्ट कोविड जो इस सेक्टर ने एक थोड़ा सा एक बड़े सेक्टर्स में एक अपनी शुमार की थी, उस पर काफ़ी कल झटका लगा है। और एक तो वो जो टैक्स पर्पज़ को, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको प्लग करना बहुत ज़रूरी था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, लेकिन इन जनरल भी अब जो नई स्कीम है उसमें एग्जेम्पशन नहीं है, तो एक उससे भी थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस कम होती है सेक्टर की। लेकिन आप इसको क्या नीजक मानते हैं, बाइंग रिएक्शन है, या फिर अब इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड किया जाए? आपने कहा ये सेक्टर का नाम है लाइफ। आई थिंक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ का प्रोटेक्शन। और लाइफ के प्रोटेक्शन के दायरे में आई थिंक पर्टिकुलरली जो अल्ट्रा एचएनआई है, वो एक इसमें आई वुड नॉट से बट प्लानिंग थी, जिससे थोड़ा उनको टैक्स में बेनिफिट हो रहा था। आई थिंक उसी को प्लग किया गया है। पहले भी ये किया गया था, पहले लिमिट थोड़ी ज्यादा थी, उसके बाद में अभी है इस टाइम 5 लाख कर दी है। तो ये थोड़ा सा संभल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी मीडिया में भी आए हैं और हमारी भी बात हुई है कि इसमें 7-8% उनका एक्सपोजर है। वो भी पूरा का पूरा जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2-3% इसमें। तो हरदम नी जर्क रिएक्शन होता है। और कल का मार्केट का वातावरण भी 1-1.5 बजे के बाद में ऐसा था कि थोड़ा सा भी किसी में नेगेटिव है तो उसमें पिटाई ज्यादा हो गई। स्ट्रक्चरली लाइफ इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है। और जब भी मैं कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, इट इज एक्चुअली लाइफ प्रोटेक्शन। और उसको देखते हुए हो सकता है कि महीने 2 महीने कंसोलिडेट हो, बट फ्रॉम अ 3-4-5 years पर्सपेक्टिव, आई थिंक इस सेगमेंट में
अच्छा एक ग्रोथ का पोटेंशियल है। दूसरा, रेगुलेटर ये भी सोच रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जनरल इंश्योरेंस में भी ऑटोमेटिक काम करने की छूट दी जाए, तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। आई थिंक महीना 2 महीना मुझे नहीं पता, बट 2-3 साल के लिए भाव काफी अच्छे आ चुके हैं ये सब कंपनियों के इस सेक्टर में। और प्रोविजन के हिसाब से हो सकता है छोटा मोटा उनको एडजस्टमेंट करना पड़े और 1 आध साल के लिए उनका ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो। बट सब कंपनियां है ना सक्षम है एडजस्ट करने के लिए अपना बिजनेस मॉडल। और इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं कि ये वाले सेक्टर में भी कंपनियां दे विल एडजस्ट। सुनील जी, अब मैं उन्हीं दो सेक्टर्स पे या फिर कंपनियों के समूह पे आऊँगा जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले आपने अपनी चर्चा में किया। एक तो कैपेक्स के फिगर्स के चलते कैपिटल गुड्स, और दूसरा रेलवे कंपनियां। अब रेलवे ने पिछले 5 साल में काफ़ी बड़े मूलभूत बदलाव आए हैं। शायद मेरे ख्याल से इस साल का रेवेन्यू टारगेट रेलवे मेट भी कर देगा। इतना स्ट्रॉन्ग आवंटन अभी पिछले 6 महीने में 7 महीने में रेलवे कंपनियों में अच्छा पैसा बना भी। दोनों पे अपना व्यू रखिएगा सर। कैपिटल गुड्स में कितना स्ट्रॉन्ग कमांड अभी भी रहेगा बाजार का? लुक एट कैपिटल गुड्स में एलएनटी को देखिए, सीमेंस को देखिए, एबीबी को, और एक ये धड़ा रेलवे कंपनियां, क्या यहाँ पैसा बनेगा भी? और कैपिटल गुड्स में दो तरफ से उनको बेनिफिट हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है वो काफी जोर से हो रहा है, जिसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, जिसमें दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट भी इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट हो या रोड हो या इवन मेट्रो हो। और प्राइवेट सेक्टर में भी केपेक्स, आप स्टील कंपनियां ले लीजिए, सीमेंट कंपनियां ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, चाइना प्लस वन का बेनिफिट ले लीजिए। बाहर से जो कंपनियां इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की सोच रहे हैं और दिख भी रहा है हमें, जो यूरोप में जो लास्ट ईयर एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो उनको झटका लगा, वो कंपनियां भी इंडिया में दिख रही है। चाइना प्लस वन मैंने कहा ही। आई थिंक दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स से काफी एक ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिख रही है। तो ओनली प्रॉब्लम इज इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आई थिंक हमारे हिसाब से जब तक वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल नहीं हो, सेक्टर कितना भी अच्छा हो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से कैपिटल गुड बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। जहां तक रेलवे की बात कही आपने, एकदम सही कहा, बहुत ही न्यूज में है और अच्छे रीजन से न्यूज में है। लास्ट 1 साल में जिस तरह की ट्रेनें एकदम वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनें शुरू हुई है, और जो रेलवे मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी जो एक विजन है कि रेलवे में इम्प्रूवमेंट हो, स्टेशंस में इम्प्रूवमेंट हो, एयरपोर्ट के जैसे रेलवे के स्टेशन बनाए जाएं। कल भी रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि 8,000 स्टेशन हम पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म करेंगे। बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है, मेट्रो 60 से 70 सिटीज में मेट्रो की बातें हो रही है। हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन है वो ऑलरेडी चल चुकी हैं। आई थिंक रेलवे में काफी पॉजिटिवनेस है, और रेलवे प्ले करने के लिए देयर आर इनफ सेक्टर्स एंड कंपनीज, और उसमें वैल्यूएशन भी इतने ऊपर नहीं है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स और रेलवे में रेलवे आई वुड से इज लुकिंग मच बेटर। और वहाँ पे ईपीसी की कंपनियां हैं, उसमें वैगन बनाने वाली कंपनियां हैं, रेलवे लाइन लगाने वाली कंपनियां हैं, स्टेशन अपग्रेडेशन करने वाली कंपनियां हैं। उसमें जरूर एक हमें ध्यान रखना है। कल बजट में क्लियरली चीज़ निकल कर आई कि आईटीसी पर शायद अब उतना बोझ नहीं पड़ेगा। लोगों की जो लोअर इनकम में जो लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि वो 7 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है। उसका असर मैं देख रहा था काफ़ी हद तक एफएमसीजी स्टॉक्स में। मारुति जैसे कई लोग अपनी पहली कार नॉर्मली मारुति प्रेफर करते हैं, तो क्या एक डिस्क्रेशनरी नॉन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन अगले 6 महीने 9 महीने के लिए आपको लग रहा है कि एक अच्छा मूव दिखा सकता है? स्पेशली इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो रहा है, जो ब्रिटानिया ने कहा था। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंजम्पशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम यंग इकोनॉमी है, हमारी एवरेज जीडीपी बढ़ रही है, लोग थोड़ा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है, तो खर्चा भी हो रहा है। बजट में आपने सही कहा, सिगरेट पे ज्यादा ड्यूटी नहीं है, उसकी वजह से एक एडिशनल किकर मिला है। काफी एफएमसीजी कंपनियों में हमने देखा है टॉप लाइन में प्रेशर है, बट बॉटम लाइन अब बढ़ सकती है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। और अगर आप देखो तो लास्ट 5-7 इलेक्शंस के
अगर आप एनालाइज करो तो इलेक्शन के एक साल पहले कंजम्पशन यूजुअली बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन में खर्चा भी होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इनकम टैक्स में भी थोड़ी रियायत हुई है, उसको लेते हुए आई थिंक थोड़ा एक एडिशनल आई वुड से इंटरेस्ट जाग रहा है। दूसरा ये है कि ये सेक्टर में है ना, स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है 3-4 साल में, क्योंकि काफी महंगे थे। तो अंडर परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा एक मे बी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और थर्ड इज, जब भी बाजार में वॉलेटिलिटी होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे या अनसर्टेनिटी होती है, तो ये सेक्टर दूसरे सेक्टर से को रिलेटेड नहीं है। तो जब तक मार्केट्स नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, नॉर्मली एफएमसीजी सेक्टर है ना, थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है। हमारे हिसाब से आई थिंक ये सेक्टर बहुत अच्छा है, बट जैसे मैंने पहले कहा, वैल्यूएशन काफी कंपनियों के वर्ल्ड में हाईएस्ट है, और ग्रोथ रेट अब पहले जैसे 20-25% की ये सेक्टर में नहीं रही। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका आपने नाम लिया, उनमें ग्रोथ रेट है 5 से 10%। और उसको देखते हुए हमें ये 60-70-80 भी नहीं डाइजेस्ट होता है। इसके लिए दो वी लाइक द सेक्टर, हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलमोस्ट जीरो है। अच्छा, सुनील जी, एक अब मुझे बात करनी है थोड़ी बजट से हटकर। ये मार्केट में जो इस समय एक फियर फैक्टर है, खासतौर से बैंकों को लेकर, ठीक है, अदानी समूह का एक इशू है जो भी है, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है, और या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इस समय? देखिए, कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे पहले लोगों को लगता है कोलेटरल डैमेज बैंकों में होगा। और हमारे पिछले 5-10 साल की हिस्ट्री बैंक की रही है कि उनको काफी एनपीए प्रोविजन करना पड़ा है। लेकिन लास्ट 3-4 साल में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। एनपीएल रिजॉल्व हो गए हैं। अगर आप एनपीए देखिए, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नेट एनपीए अभी 1-1% पे आ गए हैं, जो इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, प्रॉफिट पूल बहुत बड़ा है। अ, माना जाता है कि FY25 में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मिला के 4 लाख करोड़ का सालाना प्रॉफिट करेगा। आई थिंक ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्शन है। थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं, बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्शन है। दूसरा, अनुज, क्या हुआ ना, लास्ट 4-5 महीने में बैंकिंग सेक्टर वाज द वन सेक्टर विच वाज डूइंग द बेस्ट, ऑपरेशन वाइज भी और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस वाइज भी। तो थोड़ा वो ओवरबॉट भी था। तो वो सेक्टर को एक रीजन चाहिए था करेक्ट होने का, और मे बी ये जो हुआ इवेंट लास्ट 8-10 दिन में, दैट वाज द रीजन। और कभी भी मार्केट में रिएक्शन दोनों तरफ है ना, एक्सेस होता है। ऊपर की तरफ भी एक्सेस रिएक्शन होता है, नीचे की तरफ भी एक्सेस रिएक्शन होता है। तो मे बी 2-3 महीने पहले जो छोटे बैंक थे, उनका ऊपर की तरफ से ऊपर जाने में ओवर रिएक्शन था, और अब लास्ट एक हफ्ते में नीचे जाने में ओवर रिएक्शन है। तो हमारा मानना है ये 8-10-15 दिन में स्टेबलाइज हो जाएंगे। और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें 2-3 साल का तो क्लियर विजिबिलिटी है अच्छे प्रॉफिट का। हम देश के बढ़ने की बात कर रहे हैं, केपेक्स की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सेक्टर में डिमांड भी आएगी क्रेडिट की। इंटरेस्ट रेट्स भी हमें लगता है कि अभी पीक आउट होना शुरू हो गए हैं। कल बाजार में जो भी हुआ, लेकिन हमारी यील्ड्स कल थोड़ी सी नीचे आई, क्योंकि हमारा जो बोरिंग प्रोग्राम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, वो एक्सपेक्टेशन से कम था। यूएस में भी यील्ड्स अभी पीक आउट होना शुरू हो गई हैं। उधर भी 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ, लेकिन 10 ईयर यील्ड्स इनफैक्ट नीचे आए। और फॉर द फर्स्ट टाइम अब ये उम्मीद होने लगी है वहां पे भी कि 2023 के सेकेंड हाफ में रेट कट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंक। कट्स का जिक्र किया, आई मीन ईश्वर करे ऐसा ही हो, जल्द से जल्द होइए। लेकिन अब जैसे यूएस में कल अगर आप देखें जो फेड का निर्णय था और नैस्डैक की जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, मैं अल्टीमेटली अगर आप देखिए अपना प्रश्न केंद्रित कर रहा था आईटी की तरफ। कुछ दिनों पहले बाजार को कंफर्ट नहीं था इस स्पेस में, अब थोड़ा सा प्राइस भी कंफर्टेबल है। और इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद और यूएस की स्थिति को देखने के बाद वहाँ की रेट हाइक और फर्दर रेट हाइक की इंटेंसिटी को एक्सपेक्ट करते हुए सर, आप आईटी पे क्या व्यू रखते हैं? आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं तो बाजार थोड़ा तंग है, लेकिन निफ्टी आईटी करीब 400 अंक ऊपर है। योर टेक ऑन निफ्टी आईटी? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली क्या हो गया है ना, आजकल हम सब चीजों में ओवर एनालिसिस करते हैं। तो जो पहले ट्रेंड 2-3 साल तक चलता था, आजकल हम हर 2 महीने में वो ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। आई थिंक इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। वो बैकएंड सपोर्ट है। कंपनियां इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सेक्टर में इंडिया
लीडर है वर्ल्ड में बाई फार। कंपनियां इतना बोला जा रहा था कि स्लो डाउन है, फिर भी दिसंबर में रूपी टर्म्स में हर बड़ी कंपनी ने 15% के ऊपर का प्रॉफिट दिया है, जो बैंक के बाद में सेकेंड हाईएस्ट है। और वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल हो गए हैं। बड़ी कंपनियां 18 से 25 पी के बीच में है, छोटी कंपनियां और भी कम हो गई है। और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जो प्रॉफिट बनाते हैं पूरा का पूरा कैश फ्लो है, और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनियां, आइदर बाय वे ऑफ ह्यूज डिविडेंड्स और बायबैक। तो उसको रहते हुए हमारा व्यू है कि नियर टर्म में एक हफ्ते, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर यूएस में क्या होगा किसी को नहीं पता, बट आर व्यू इज पॉजिटिव। यूएस में नैस्डैक में नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां 15 पी पे आ गई थी। कल मेटा जो फेसबुक है उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में 20% ऊपर है वो, बाजार बंद होने के बाद में। आई थिंक वहां पे जैसे मैंने कहा, यहाँ के जैसे वैल्यूएशन ओवर हो गए थे और नीचे में ज्यादा नीचे चले गए थे। आई थिंक ये एक नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला जारी है, ये 3-6 महीना लगेगा। आई थिंक लेट द वर्ल्ड स्टेबलाइज। दूसरा, एटलीस्ट मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि 2022 में जो ग्लोबली हेडविंड्स थे, ग्लोबली हेडविंड्स क्या थे? इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, स्लो डाउन, गैस प्राइसेस बीइंग वेरी हाई, चाइना में कोविड का लॉकडाउन, वो सब टेलविंड हो गए। हम तो 6 महीने से कह रहे हैं कि ऑयल का भाव $60-70 हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि अप्रैल में 23 तक इन्फ्लेशन यूएस में 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस इफेक्ट है। अप्रैल में 22 में इन्फ्लेशन वाज एट द हाईएस्ट। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, इन्फ्लेशन 0 हो जाएगा। और वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, कि इसको देखते हुए ये जो फियर है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का, ये खत्म होना ही है, जो अभी हो रहा है। आई थिंक और चाइना भी ओपन अप हो रहा है, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी ठीक होगी। यूरोप में जो गैस प्राइसेस 10 गुना हो गए थे, अब वो रशिया इन्वेजन के पहले के भाव से भी नीचे हो गए। तो वहां पे भी थोड़ा सा है ना, ग्रीन शूट दिख रहा है। तो ग्लोबली 23 इज गोइंग टू बी मच बेटर देन 22। और जैसे जैसे वो व्यू आएगा ना, तो आई थिंक दिस फियर ऑफ स्लो डाउन फॉर आईटी सर्विसेज इन इंडिया वो कम हो जाएगी। 0 नहीं होगी, बट कम हो जाएगी। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है सुनील जी, और वो अब थोड़ा मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि एक मैं मधु भाई से बात कर रहा था और पीछे प्रशांत जैन जी से बात हुई थी, तो उन दोनों ने एक रिस्क फैक्टर इस मार्केट में इस साल बनाया कि इस साल अगर एफआईएस की सेलिंग उसी पेस पे जारी रही तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा डोमेस्टिक ने एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन इस साल डोमेस्टिक के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं क्योंकि फिक्स इनकम काफ़ी हाई यील्डिंग है। आपका क्या व्यू है उसको लेकर, स्पेशली फंड फ्लोज को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी डोमेस्टिक पैसा भी मैनेज करते हैं? तो एक तो एफआई फ्लोज इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एक जो लास्ट 2 डिकेड से जो हमारी गवर्नमेंट और सक्सेसिव फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एनकरेज किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इक्विटी का एक कल्चर बनाने के लिए, आई थिंक दैट इज हेल्पिंग। तो आपने जैसे कहा फॉरेनर्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने खरीद लिया। ये पहले महीने में भी फॉरेनर्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने पूरा माल खरीद लिया। बट मेरा जो इंटरेक्शन ग्लोबल इन्वेस्टर से भी होता है, आई थिंक दे आर लुकिंग एट इंडिया वेरी वेरी। हाँ, लास्ट 8-10 दिन के जो इवेंट हुए हैं उससे हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिले हो जाए, बट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट। आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई उस दिन, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 22 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 23 एंड 24। जो ग्लोबल इन्वेस्टरों ने, जो कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे रशिया या इवन चाइना, उसमें बहुत पैसा गवाया है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक वन मैनशिप है। I think either India will benefit because of that. Till 45, India is going to be a young economy. Democracy हमारे फेवर में, तो India stands out as one economy which can grow at 6-7%. आप देख लीजिए even earning estimate. Despite all this, India का जो earning growth है 23, 24, 25, it will be anywhere between 13-14 to 17-18%. और वैल्यूएशन जो 20-22 पी हो गए थे, अगर आप 25 लो तो 16.5 टाइम हो गए, और अगर आप 24 भी लो तो 17-18 टाइम आ गए, विच इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरली एक्सपेंसिव। आई थिंक ये सबको देखते हुए मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा आएगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का तो आते रहेगा। इनफैक्ट आपने जिक्र किया हमारे फंड का, लास्ट 4-5 दिन में जब करेक्शन आया है, फ्लोज हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम एचएनआई, और हम एचएनआई कैटेगरी को ही केटर करते हैं। तो बहुत एक मैच्योरिटी दिख रही है। जो इन्वेस्टर ने 6-8 महीने तक पैसा नहीं डाला था, वो देख रहे थे सही अपॉर्चुनिटी, तो ये जो 5-6% फॉल आया है लास्ट 1 महीने में,
वो स्मार्ट मनी इज लुकिंग एट इन्वेस्टिंग ग्रेजुअली। तो आई स्टे पॉजिटिव। खाली एक डिस्क्लेमर है, मैं 20-25-30 साल से इंडिया में पॉजिटिव हूँ, तो मेरे जो व्यूज हैं आपको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से ले सकते हैं, बट मैंने तो यही माना है कि जो भी इंडिया में पॉजिटिव है 20-30 साल से, वेल्थ उसी की बनी। जी हाँ। अच्छा सर, नहीं वाकई अगर आप देखें उत्साहजनक है आपका ये पॉजिटिव व्यू, और होना भी चाहिए। एक स्पेस सुनील सर जिसमें बता थोड़ा सा आजकल इंटरेस्टेड नहीं है। आई मीन आपने क्योंकि कुछ देर पहले जब CY22 की आप दिक्कतों का जिक्र कर रहे थे, आपने कमोडिटीज़ का जिक्र किया, हाई गैस प्राइसेस, हाई क्रूड प्राइसेस। कुछ कमोडिटी यूजर्स को लेकर बता थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, अर्निंग्स के बाद थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, और ये हिस्टोरिकली कंपनियां बहुत अच्छा पैसा बना के दे गई हैं, वेल्थ क्रिएटर्स हैं ये। इस बार सीरियस डिप है इनमें, आपका व्यू इस स्पेस पर सर? जी, मेरा व्यू बहुत क्लियर है। दीज आर ग्रेट कंपनीज, हेड्स ऑफ प्रमोटर्स, डोमेस्टिक जो उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया है, एंड दे हैव डन मच बेटर देन ग्लोबल ब्रांड्स एंड रियली रियली एडोर देम एंड मेनी अदर कंपनीज। बट हमारा व्यू है दैट यू नो एज इन्वेस्टर वी हैव टू बाय गुड कंपनी, लेकिन द बेस्ट कंपनी इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट स्टॉक इफ इट इज प्राइस बियॉन्ड परफेक्शन। कोई कंपनी अगर 10% पे ग्रो हो रही है, वो 80-90 पी देना एटलीस्ट तो मेरे तो नेचर में नहीं है। वी आर अ वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर, और हमारा ये व्यू रहा है दैट अल्टीमेटली व्हाट यू पे टुडे शुड बी मेड गुड बाय वे ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक ग्रेट कंपनीज बट मे बी नॉट ग्रेट स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन विच दे आर ट्रेडिंग एट। जहां तक कमोडिटी का सवाल है, आई थिंक कमोडिटीज ऊपर नीचे होते रहेंगे, थोड़े मार्जिन ऊपर नीचे होंगे, बट इंडियन मार्केट को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज द वे निफ्टी स्ट्रक्चर्ड। काफी कंपनियां हैं जिनको कमोडिटी बढ़ने से फायदा होता है, और काफी कंपनियां जिसको कमोडिटी गिरने से फायदा होता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। आई थिंक इंडिया दैट वे इज अ वेरी स्टेबल कंट्री, यू नो, वेरी डाइवर्सिफाइड इन द इकोनॉमी, लॉट ऑफ कंपनीज, वेरी लिक्विड मार्केट। So I think you have to look at all these factors. सुनील जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये अब सारी बात रखने के लिए। तो एक थोड़ी सी सूदिंग वॉइस की ज़रूरत थी मार्केट को इस समय, और शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से और बात की हमारे साथ।